देखिए, जब पेशेंट्स पहली बार हमारे पास आते हैं, उन्होंने जस्ट अभी एक घर पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करा होता है जिसमें 2 लाइनें होती हैं। स्पेशली उन महिलाओं की जिनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी हो, उनके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, बहुत सारी उत्सुकता होती है कि आगे क्या होने वाला है। मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने हैं या जिनको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, ये प्रेगनेंसी का ऑलमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम इसलिए है क्योंकि इसी टाइम बच्चे के सारे अंग बन रहे हैं, उसके सारे बॉडी पार्ट्स बन रहे हैं, दोनों हाथ, पाँव, हार्ट, ब्रेन, हार्ट के चारों चेम्बर्स। तो इस टाइम पे जो इनिशियल डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत ज़रूरी है। वैसे ही जब वो पहली बार हमारे पास आती हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनका कभी कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुआ होता है, जिनका कभी ब्लड प्रेशर मेजर नहीं हुआ होता है, जिनको अपना वज़न के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जो हम पहली बार पेशेंट्स को देखते हैं तो एक बार हम अपना बेसलाइन ठीक करते हैं। उनका वज़न कितना है, उनका ब्लड प्रेशर कैसा है, उनके पहले की हिस्ट्री कैसी रही है, क्या पहले कोई अबॉर्शन हुआ है, मिसकैरेज हुआ है, पहले क्या कोई किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है, क्या वो ब्लड प्रेशर की, शुगर की या थायराइड की दवाई खा रहे हैं। इसीलिए जो आपका पहला अपॉइंटमेंट होता है डॉक्टर से, वो बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। डॉक्टर, इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्या किसी तरह के खून की जांच भी करवानी पड़ती है अगर कोई व्यक्ति प्रेग्नेंट है तो, और अगर करवानी पड़ती है तो क्या कुछ टेस्ट होते हैं ब्लड के? देखिए, कई बार होता है कि पेशेंट्स आते हैं ये सोच के कि हमारा अभी तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है और हमें इतनी जल्दी डॉक्टर ने इतनी सारी जांचें क्यों बोल दी। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि हम ये तय कर लें कि हमारी जो बेसलाइन है वो ठीक है कि नहीं, क्या हमारे शरीर में पहले से कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो जनरली हम जो ब्लड टेस्ट बताते हैं वो होते हैं ब्लड ग्रुप, आपका हीमोग्लोबिन जानने के लिए CBC, थायराइड स्टेटस जानने के लिए हम TSH कराते हैं, सिफिलिस के लिए VDRL कराते हैं। इसके अलावा HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C की भी जांच होती है। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, ये देखने के लिए कि यूरिन में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं। कई बार हम यूरिन रूटीन या यूरिन कल्चर भी एडवाइस करते हैं। और जब सही समय होता है उस समय पे हम सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड की सलाह देते हैं। बिल्कुल, कई तरह के टेस्ट आपने बताए, लेकिन सबसे पहला जो टेस्ट आपने बताया वो ब्लड ग्रुप था मैम। तो ब्लड ग्रुप कराना क्यों ज़रूरी होता है? क्या कोई विशेष कारण होता है या सिर्फ इसलिए कि इंसान को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा कहा कि ब्लड ग्रुप तो सबको अपना पता होना ही चाहिए और हम लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता होता है या फिर गलत पता होता है। तो एक तो रीज़न ये है जो आपने बताया कि सबको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी में ये और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। मान लीजिए अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, A नेगेटिव, B नेगेटिव, और पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो हम इसको बोलते हैं RH नेगेटिव प्रेगनेंसी। मतलब इसमें ऐसा हो सकता है कि माँ का ब्लड ग्रुप तो नेगेटिव है, लेकिन जो उनके कोख के अंदर बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। ऐसे केसेस में क्या होता है, क्योंकि माँ और बच्चे का ब्लड थोड़ा थोड़ा प्रेगनेंसी में मिक्स होता है, इसीलिए माँ के ब्लड में बच्चे के ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन सकती हैं। पहली प्रेगनेंसी में तो इतना दिक्कत नहीं करेगी, लेकिन सेकंड और थर्ड प्रेगनेंसी में ये एंटीबॉडीज़ बच्चे में पीलिया कर सकती हैं, जॉन्डिस कर सकती हैं, ये जानलेवा हो सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है जानना कि माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव निकलता है तो फिर हम उनको एक एंटीडी नामक इंजेक्शन देते हैं जिससे कि वो एंटीबॉडीज़ ना बने। इसीलिए ब्लड ग्रुप जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मैम, और प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन की मात्रा सही होना कितना ज़रूरी आप समझती हैं? देखिए, हीमोग्लोबिन सही होना बहुत ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर का एक मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपके शरीर में ऑक्सीजन कम होगी, आपको थकान लगेगी, आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आपकी बच्चे की ग्रोथ में भी रुकावट पैदा होगी। और हमारे देश में एनीमिया या हीमोग्लोबिन कम होना एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सिर्फ हम गर्भवती महिलाओं में नहीं देखते हैं, ये हम अपनी यंग गर्ल्स में भी देखते हैं।
ये इसलिए हो सकता है क्योंकि पीरियड ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि हमारा पोषण, हमारा न्यूट्रिशन सही नहीं है। लेकिन इंडिया में एनीमिया की या हीमोग्लोबिन कम होने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए जब भी आप प्रेगनेंसी में डॉक्टर को विज़िट करते हैं तो आपकी हीमोग्लोबिन की जांच होती है और फिर ये देखा जाता है वो कम है कि नहीं। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम होगा तो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको क्या क्या खाना चाहिए जिससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है, और हो सकता है कि आयरन की टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करें। ठीक है मैम, अगर ब्लड से थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो आपने एक और जांच का जिक्र किया था, थायराइड। थायराइड की जांच क्यों कराई जाती है मैम? थायराइड आजकल बहुत कॉमन हो गया है, और मज़े की बात यह है कि जब बच्चा आपकी कोख में आता है उस बच्चे के पास अपना थायराइड ग्लैंड नहीं होता है, तो उसको जो भी ये थायराइड हार्मोन मिलेगा सिर्फ माँ से मिल सकता है। द मदर इज़ द ओनली सोर्स फॉर ऑफ थायराइड हार्मोन। अब ये थायराइड करता क्या है? ये थायराइड बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट्स में हेल्प करता है। तो मान लीजिए आपके शरीर में कम थायराइड है तो बच्चे को भी कम थायराइड मिलेगा, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट कम होगा। इसीलिए प्रेगनेंसी में हम थायराइड को लेके बहुत सेंसिटिव रहते हैं। इनफैक्ट अगर हम किसी का थायराइड देखने के लिए हम TSH मेजर करते हैं, अगर हम किसी का मेजर करें और वो 4 या 5 है और वो प्रेग्नेंट नहीं है तो भी हमें ये एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन प्रेगनेंसी में हम कोशिश करते हैं कि ये जो TSH का लेवल है वो 3 से कम बना रहे, जैसे बच्चे को थायराइड हार्मोन की कोई कमी ना हो। बिल्कुल। मैम एक और बात, HIV टेस्ट भी आपने बताया कि कराया जाता है। देखिए HIV सुन के मुझे लगता है कि हर कोई डर ही जाता होगा, लेकिन HIV टेस्ट प्रेगनेंसी में कराना ज़रूरी होता है, तो क्यों वो ज़रूरी होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है उसकी? देखिए HIV टेस्ट के बारे में तो हमारी सरकार ने भी बहुत बोला है कि सबको कराना चाहिए। एंड जब भी हम बोलते हैं HIV टेस्ट को लेके तो पेशेंट्स एकदम से सदमे में आ जाते हैं कि हम तो ऐसा कुछ नहीं करते, हमें क्यों HIV बोला जा रहा है। लेकिन ये एक यूनिवर्सल टेस्ट है, ये सबको हम कराते हैं। क्यों कराते हैं? मान लीजिए अगर माँ को HIV है तो ये HIV ब्लड के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में भी पहुंच सकता है। मगर हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं जिससे कि हम ये मैटरनल टू फीटल ट्रांसमिशन, माँ से बच्चे को होने वाला ट्रांसमिशन रोक सकें। और ये दवाइयां हम प्रेगनेंसी में जितनी जल्दी शुरू कर देंगे उतना अच्छा है। तो आपकी एक टेस्ट से ये हो सकता है कि मान लो आपको नहीं पता हो तो HIV का पता लग सकता है और हम आपके बच्चे को HIV से ग्रसित होने से बचा सकते हैं। इसीलिए HIV का टेस्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है मैम, लेकिन क्या ब्लड टेस्ट के अलावा और भी कोई ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान कराने चाहिए और ज़रूरी होते हैं कराने? देखिए ये मैंने आपको बताया रूटीन ब्लड टेस्ट के बारे में। इसके अलावा जैसे एक होता है, हम कहते हैं हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये हम कराते हैं देखने के लिए कि आपको थैलेसीमिया या सिकल सेल के कैरियर तो नहीं हो आप। अब ये होती हैं, ये खून की बीमारियां होती हैं। यदि आपने कभी देखा, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको बचपन से ही बार बार खून लगता है क्योंकि उनके शरीर में खून कम रहता है। ये जनरली बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिकल सेल या थैलेसीमिया होता है। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं जो हमको हमारे माँ बाप से मिलती हैं। तो अगर हम ये टेस्ट कराते हैं महिलाओं में देखने के लिए कि उनमें इसका जीन तो नहीं है, वो इसके कैरियर तो नहीं है। अब ये टेस्ट बार बार कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे शरीर के अंदर थैलेसीमिया या सिकल सेल आज नहीं है तो वो कभी नहीं होगा। तो मान लीजिए आपने एक बार प्रेगनेंसी में करा लिया तो अपनी दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी में आपको ये टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा टेस्ट होगा विटामिन डी। तो अगर कोई महिला ऐसी है जिनको बहुत कमर दर्द हो रहा है या हमें ऐसा लगता है कि उनको बिल्कुल भी धूप नहीं मिल रही है तो उन महिलाओं में हम विटामिन डी का टेस्ट कराते हैं। बिल्कुल। और एक और जो समस्या मैम, क्योंकि आसपास बहुत से लोग ऐसे थे जो कि प्रेग्नेंट भी थे, तो उनमें एक और समस्या मैंने सुनी थी और देखी भी है कि यूरिन की काफ़ी ज़्यादा समस्या उन लोगों को आती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या वो घबराने वाली बात है? उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। आपके शरीर में इतने चेंजेस होंगे कि कुछ चेंजेस आपको समझ ही नहीं आएंगे। उन्हीं में से एक होता है कि आपको बार बार बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको बार बार यूरिन पास करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं। पहला, क्योंकि ये सिर्फ हार्मोनल चेंजेस है उसकी वजह से, जिसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है।
दूसरा ये भी हो सकता है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो। प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन होना काफ़ी कॉमन है। प्रेगनेंसी में ऑल्दो कॉमन बहुत है, लेकिन इसको पकड़ना भी ज़रूरी है और इसका इलाज भी ज़रूरी है। अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को यूरिन में इन्फेक्शन हो तो उससे अबॉर्शन का, मिसकैरेज का खतरा हो सकता है। उससे महिला समय से पहले लेबर पेन्स आ सकते हैं, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। इनफैक्ट वो इन्फेक्शन महिला की किडनी तक जा सकता है। इसीलिए हम कई बार प्रेगनेंसी में यूरिन का टेस्ट करा के देखते हैं कि उनको इन्फेक्शन है कि नहीं है। अगर इन्फेक्शन निकलता है तो हम वो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं जो प्रेगनेंसी में पूरी तरह सेफ़ हों। इसीलिए बहुत ज़रूरी है आपके जो भी सिम्टम्स हो आप डॉक्टर को बताएं। तो चलिए, तमाम टेस्ट का मैम जिक्र कर रहे हैं तो एक और टेस्ट जो कि मुझे लगता है कि बहुत कॉमन होता है प्रेगनेंसी के दौरान, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी को लेकर लोग बहुत उत्सुक भी रहते हैं, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है कि सोनोग्राफी ज़्यादा कराना हानिकारक भी होता है। तो मैम साफ ये बात करिए कि कब सोनोग्राफी करानी चाहिए और प्रेगनेंसी के दौरान कितनी बार करा सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि अगर हम 20-30 साल पहले की बात करेंगे और अब की बात करेंगे तो अब हम प्रेगनेंसी में ज़्यादा सोनोग्राफी कराते हैं। और कई बार होता है कि जो पेशेंट्स के साथ उनकी दादी या नानी आई होती हैं, वो बोलती हैं हमारे समय तो इतनी सोनोग्राफी नहीं होती थी। कई बार पेशेंट्स को ये लगता है कि सोनोग्राफी में एक्सरे रेडिएशन है और कहीं बच्चे को कुछ हानि ना हो जाए। तो पहली बात तो सोनोग्राफी में कोई एक्सरे रेडिएशन नहीं होता है, इससे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होता है। फिर आई हमें कब करानी चाहिए। जनरली मैं अपने पेशेंट्स की पहली सोनोग्राफी कराती हूँ जब उनके पीरियड को मिस हुए 7 वीक्स हो गए हैं। मतलब आपने अगर आज पीरियड मिस किया है तो उसके 1.5 महीने बाद 7 वीक्स पे हमको जनरली बेबी की हार्ट बीट मिल जानी चाहिए। हम इसमें बेबी की हार्ट बीट देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बेबी की कितनी ग्रोथ हो रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि आपका एक बेबी है कि जुड़वा बेबीज़ हैं और कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं ये जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में ही तो है, कहीं ये आपकी फेलोपियन ट्यूब्स में तो नहीं, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो जनरली पहली सोनोग्राफी होती है 7 वीक्स पे। लेकिन मान लीजिए आपको ब्लीडिंग हो रही है, मान लीजिए आपको दर्द हो रहा है और आपके डॉक्टर को लग रहा है कि ये प्रेगनेंसी गर्भाशय में नहीं आपकी बेबी ट्यूब्स में या फेलोपियन ट्यूब्स में है, या मान लीजिए आपको पहले 2 या 3 मिसकैरेज हो चुके हैं। ऐसे स्थिति में ये भी हो सकता है कि डॉक्टर आपको जल्दी सोनोग्राफी कराए। हो सकता है जैसे ही आपने पीरियड मिस किया हो उसके 1 हफ्ते बाद ही आपकी सोनोग्राफी हो जाए और 2-3 हफ्ते बाद फिर से एक और सोनोग्राफी हो। हाँ, बिल्कुल।